नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आज कहानी एक ऐसे भारत की जो अब सिर्फ चुनौतियों का सामना नहीं करता बल्कि उन्हें मात देकर इतिहास रचता है। और इस बदले हुए भारत के पीछे जिस शख्स की रणनीति, जिस सोच और जिस फैसलों की सबसे बड़ी भूमिका रही है वो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीमाओं पर तनाव हो या आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, राजनाथ सिंह के दौर में भारत ने चुप रहना नहीं सीखा, जवाब देना सीखा है। आज कहानी राजनाथ सिंह की, जिन्होंने भारत की रक्षा नीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। आज कहानी एक ऐसे भारत की जो अब सिर्फ चुनौतियों का सामना नहीं करता बल्कि उन्हें मात देकर इतिहास रचता है। और इस बदले हुए भारत के पीछे जिस शख्स की रणनीति, जिस सोच और जिस फैसलों की सबसे बड़ी भूमिका रही है वो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीमाओं पर तनाव हो या आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, राजनाथ सिंह के दौर में भारत ने चुप रहना नहीं सीखा, जवाब देना सीखा है। आज कहानी राजनाथ सिंह की, जिन्होंने भारत की रक्षा नीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। कई बार इतिहास शोर से नहीं, खामोशी से दिशा बदलता है। भारत अपना भाग्य किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता, भारत अपना भाग्य खुद गढ़ता है। भारतीय राजनीति में भी एक ऐसा ही नाम है जो न सुर्खियों का पीछा करता है, न ही शब्दों की चमक पर भरोसा रखता है, लेकिन जब फैसले होते हैं तो उनका असर सरहद से लेकर सियासत तक महसूस किया जाता है। भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को कभी प्रदर्शन नहीं बनने दिया और जिम्मेदारी को कभी बोझ नहीं समझा। सीमा के नजदीक जो हमारे गांव हैं, वो सीमा के अंतिम गांव नहीं है बल्कि हमारे भारत के पहले गांव हैं। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलकर देश की सुरक्षा की कमान तक का उनका सफर सिर्फ पदों का नहीं बल्कि भरोसे, संतुलन और स्थिरता का सफर है। कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें ताकि हमारे सैनिकों का बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ न जाने पाए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। ये चेहरा आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन जब बात देश की संप्रभुता की होती है तो ये भारत की सबसे मजबूत आवाज बन जाता है। ये कहानी है उस रक्षा मंत्री की जिनकी रणनीति कागजों में नहीं, दुश्मन की नींद में असर दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये भारत की बदली हुई डिफेंस डॉक्ट्रिन का ऐलान था। तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं की। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया। अब पीओ को लोग स्वयं ये कहेंगे मैं भी भारत हूं।
आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की, भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत प्रश्न है। राजनाथ सिंह यदि राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया। भारत हमारा अब कमजोर भारत नहीं रहा। सियासी लहजे में सौम्यता, पर राष्ट्रहित की बात आते ही आवाज सिर्फ गूंजती नहीं, गरजती है। जैसे राम का लक्ष्य रावण का संहार नहीं बल्कि अधर्म का अंत था, हमारा भी वही लक्ष्य था कि हम आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखा कर आएंगे, और हमने बहनों भाइयों बस यही किया। एक ऐसे नेता जिनके फैसले दुश्मन को बेचैन कर देते हैं। वर्ष 2047 तक हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारा मानना है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जिस काम को आप लोग कर रहे हैं। एक ऐसे नेता जो कैमरों के सामने नहीं बल्कि फाइलों और फील्ड रिपोर्ट्स के बीच फैसले करते हैं, जो तालियां नहीं नतीजे गिनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। एक ऐसे नेता जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ एक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भारत की रक्षा नीति की रीढ़ बना दिया। डिफेंस सेक्टर में भारत सिर्फ बायर नहीं है बल्कि बिल्डर भी है, क्रिएटर भी है और लीडर भी है। और हम अब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाले देश नहीं रहे, हम अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले देश तेजी से बन रहे हैं। ये सच है कि देश हित के लिए निर्णय एक टीम का दायित्व होता है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह का नेतृत्व ये निर्धारित करता है कि भारत की रक्षा नीति केवल कागजों में नहीं, दुश्मन की रणनीतियों में भी दिखाई देती है। जिस प्रकार से उनका मेल मिलाप है सर्विसेज के साथ और डीआरडीओ के साथ, बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ, बहुत अप्रोचेबल है वो। और वो दूरी जब एक बार से वो जो हट जाती है मिलिट्री में और पॉलिटिकल लीडरशिप में, तो मैं समझता हूँ दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री दोनों ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये नज़दीकी, ये जो कनेक्टेडनेस है, ये मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह ले आए हैं। राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं।
इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है? ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था। ये भारत की बदलती हुई सैन्य सोच का ऐलान था और इसी बदली हुई सोच के क्रियान्वयन के जिम्मेदार थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी ये स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस फैसले की झलक है जो बहुत पहले किया जा चुका है और जिसे अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी दशकों से चल रही है। पहले हमारी एक सर्जिकल रिटेलिएशन होता था, जैसे उड़ी के बाद हुआ, पुलवामा के बाद हुआ, वहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट किया, सर्जिकल रिटेलिएशन होता था। पर अभी हमारे डेटरेंस वाली बात है कि अगर सोच भी रहा है कहीं पे इस तरह का आता है तो दुश्मन को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े कि अगली बार वो आतंकवादी की कार्रवाई करने में 10 बार सोचे। ये जो सोच है, ये बदलाव आया। ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक लंबी, बेहद गोपनीय और बेहद सटीक प्लानिंग का नतीजा था। राजनाथ सिंह खुद इस ऑपरेशन के हर पड़ाव से जुड़े थे। कहां स्ट्राइक करनी है, कब करनी है, किस तरह से करनी है, और सबसे अहम, दुश्मन को क्या मैसेज जाना चाहिए। हर एक बिंदु पर खुद रक्षा मंत्री की सीधी नजर। ऑपरेशन के बाद जब देश को इसकी जानकारी दी गई तो राजनाथ सिंह के शब्दों में दुश्मन के लिए स्पष्ट चेतावनी थी। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, इन शब्दों में भारत की नई डिफेंस डॉक्ट्रिन बोल रही थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई और 26 बेगुनाह लोग मारे गए। जांच में सामने आया, हमले की साजिश पाकिस्तान और पीओके में रची गई। राजनाथ सिंह ने कहा, यह हमला सिर्फ घाटी पर नहीं, सीधे भारत की संप्रभुता पर है। और फिर 7 मई 2025 रात 2:18 भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार किए बिना सीधे आतंक पर वार किया और 70 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। यह ऑपरेशन सिर्फ देश नहीं, दुनिया को हैरान करने वाला था। So we were all called in and we discussed a few options. Then
all the other agencies also joined in, and then we decided on those 9 targets. और हमले के 97 दिन बाद ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। बदले की इस कार्रवाई को देखकर दुनिया चकित रह गई। आज भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, आज का भारत सीधा जवाब देता है। और इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत ने अपनी ताकत भी दिखाई और अपनी रणनीतिक परिपक्वता भी। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे। बीच में इसके विराम भले ही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं होगा जब तक आतंकवाद का फुटाया। ये सिर्फ सेना की तारीफ नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम की सफलता की मुहर थी जिसे पिछले कई सालों से तैयार किया जा रहा था। आज भारत की सेना सिर्फ बहादुर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया भर के सेनाओं की कतार में अव्वल नंबर पर खड़ी है और राजनाथ सिंह की भूमिका इसमें बड़ी है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर वो रात जब गोलियां नहीं चली, लेकिन शहादत ने इतिहास लिख दिया। गलवान घाटी से शुरू हुई ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं, भारत की बदली हुई रणनीति की भी है। जून 2020 के बाद देश ने सिर्फ आक्रोश नहीं दिखाया, बल्कि नीति बदली, नियम बदले और ताकत बढ़ाई। ये कहानी है हिमालय की उन ऊंची बर्फीली चोटियों की जहां गोलियां नहीं चली, लेकिन हौसला, हिम्मत और शहादत ने इतिहास लिख दिया। ये कहानी है भारत चीन टकराव की और उस बदले हुए भारत की जो अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देकर इतिहास बनाता है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, दुनिया भी मानने लगी है। पहले वाला भारत नहीं रहा है। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत ये एक ताकतवर भारत बन चुका है। भारत किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, लेकिन भारत के ऊपर कोई आक्रमण करने की कोशिश करता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। अब यह मैसेज स्पष्ट रूप से चला गया है। साल 2020 जून का महीना था और जगह पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी। चीन ने एक बार फिर LAC पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की। भारत ने भी साफ कर दिया कि 1 इंच जमीन भी नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन ये टकराव किसी आम मुठभेड़ जैसा नहीं था। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आए। बंदूकें नहीं चली, लेकिन पत्थर, डंडे और कील लगे हथियार चले। मैं आपके माध्यम से देशवासियों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। और इस बार भी सीमा पर हमारे वीरों ने किसी भी प्रकार की आक्रामकता दिखाने के बजाय धैर्य और साहस का परिचय दिया है। हमारे यहाँ कहा गया है कि साहसे खलु स्त्री वसति, यानी साहस में ही विजय स्त्री का निवास होता है। और हमारे सैनिक तो साहस के साथ साथ संयम, शक्ति, शौर्य और पराक्रम की जीती जागती प्रतिमूर्ति है सभापति महोदय। कई घंटों तक चली इस हिंसक झड़प में भारत के 20 वीर जवान शहीद हो गए, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। दुनिया के अलग अलग अखबारों में आज भी रिपोर्ट छपती है और ये दावा किया जाता है कि 50 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। इस बेहद कठिन समय में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे पहुंचे लद्दाख जवानों के बीच। भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की। ये साफ संदेश था कि अब भारत पीछे नहीं हटेगा। चीन पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाया गया, लेकिन सैन्य नीति चीन के रुख के धीरे धीरे नरम होने के पीछे अहम रही। भारत के विदेश मंत्री ने भी इस बात को स्वीकारा। चीन को अगर हम देखें, क्या वो आज हमारी ताकत समझ रहा है? क्या हम बराबरी पर बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल समय निकला है, कोविड से लेकर उसके बाद गलवान का समय, जो कि अभी भी गतिरोध है। देखिए, किसी भी जब ऐसी चुनौतियां आती हैं जैसे चीन के साथ हुई 2020 में, बात करना तो बात की बात है। अगर आपको माने उसी स्तर पे उनके साथ कुछ भी बात करें या मैं कहूँगा आपका जो मैसेजिंग भी है, सबसे पहले आपको ग्राउंड में कुछ करना होगा। जो डिप्लोमेसी जो है, एक किस्म से जब तक अगर ग्राउंड सिचुएशन आपके पक्ष में जाए तो आपकी डिप्लोमेसी और मजबूत होती। तो उसके बाद जो भी उनके साथ जो बातचीत जो हो रही है और उसके कुछ परिणाम निकले हैं, पूरे नहीं निकले, अभी भी बातचीत जारी है। इसीलिए निकले हैं क्योंकि हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है और हमारी डिप्लॉयमेंट हुई है, हमारे जवान खड़े हैं और माने उनका जो ताकत, जो साहस जो उन्होंने दिखाया है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी जो है उनके योगदान से चलती है। इसे रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह की दूरदर्शिता ही कहेंगे कि उन्होंने न केवल सैन्य तैनाती की जरूरतों पर ध्यान दिया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया। लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक सड़कें तेजी से बनी, पुल बने, सुरंगें बनी, एयर स्ट्रिप्स अपग्रेड हुई और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट कई गुना बढ़ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य तैयारी को मिशन मोड में डाल दिया है। इसके साथ ही हथियारों की खरीद तेज हुई है, स्वदेशी प्रोडक्शन को रफ्तार मिली है, ड्रोन, सर्विलांस और सैटेलाइट नेटवर्क मजबूत हुआ है, थिएटर कमांड और ज्वाइंटनेस पर काम तेज हुआ है। अब देखिए, बातचीत का दौर चल रहा है, अभी बातचीत टूटी नहीं है पूरी तरफ से, और बातचीत का कोई परिणाम निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा देखेंगे। आज हालात ये हैं कि चीन से लगती सीमा पर संतुलन है। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में वो बदलाव तेजी से हो रहे हैं जिनकी जरूरत एक लंबे समय से थी। भारत की ताकत अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी दिखाई दे रही है। 2019 के बाद भारत ने जहां अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए दुनिया से अत्याधुनिक हथियार खरीदे, वहीं अब भारत खुद दुनिया को हथियार बेचने वाला बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में भारत खरीदार से निर्माता और निर्यातक बन गया। रक्षा सौदों और स्वदेशी तकनीक ने भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ाई और आज दुनिया भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स पर भरोसा कर रही है। हम अब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाले देश नहीं रहे, हम अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले देश तेजी से बन रहे हैं। आत्मनिर्भरता का यह स्वप्न 90%, 100% आगामी कुछ वर्षों में पूरा होकर रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। स्टार्टअप, यंग एंटरप्रेन्योर्स और एमएसएमईज को देखता हूँ, मेरा ये उत्साह स्वाभाविक रूप से और बढ़ जाता है। आप लोग सिर्फ इनोवेशन नहीं ला रहे, बल्कि आप लोग करेज ला रहे हैं, और यही वो चीज है जिससे भारत का डिफेंस सेक्टर आज तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लंबे समय से भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक रहा है, लेकिन अब भारत एक भरोसेमंद हथियार निर्यातक के देश में भी अपनी पहचान बना रहा है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपने फाइटर जेट्स भी खुद बनाते हैं, अपनी मिसाइलें भी खुद बनाते हैं, अपनी सुरक्षा प्रणाली भी खुद बनाते हैं। जो अभी दिखा रहा है इधर,
ये एयर कंडीशन सिस्टम का कंपोनेंट्स है। सो पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 614 डिग्रीज होता है। सो LCA Mark 1 में 600 डिग्रीज है, अभी जो Mark 2 का है 614 डिग्रीज है। ये सारे जो LRUs इधर डिस्प्ले हुआ है वो सब Mark 2 का भी क्वालिफाइंग किया हुआ है। ऑल द सेंसर्स बेसिकली रेट सेंसर, सभी सेंसर्स और सिस्टम तैयार है। ये तकनीक एकीकृत करने और परीक्षण के लिए पूरी तरह से योग्य और तैयार है। रेडी फॉर इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। ओके, ये जो एक्चुएटर्स है जो कि Mark 2 में इस्तेमाल होने वाले हैं, ये एक्चुएटर्स डायरेक्ट ड्राइव वॉल्व टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इस तरह की टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका ने विकसित करी थी अपने प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद में हम दूसरा देश है, हमारा देश दूसरा देश है जिसने इस तकनीक को विकसित किया है। वी हैव डेवलप्ड इस कंपोनेंट को हमने सबसे पहले LCA में विकसित किया था, जिसमें 70% कंपोनेंट स्वदेशी थे और 30% इम्पोर्टेड। अब हमने इसे घटाकर 13% कर दिया है। सिंह जी को अगर देखा जाए तो वो एक निर्णायक, एक सुधारक और एक तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ जोर देने वाले रक्षा मंत्री के तौर पर उभर के आए हैं। और जब से उनका कार्यकाल रहा है तो देखा जाए तो सेनाओं के ने अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। जब एक्सपोर्ट उस समय में, जब वो 14-15 में आए थे, उस समय में 686 करोड़ था। पिछले साल ये 23,600 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया। हमारा प्रोडक्शन में पिछले साल 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा है, जो अगले साल तक 26 तक तकरीबन 1,75,000 करोड़ तक जाने का उम्मीद है। और साथ साथ में देखा जाए तो आज हमारा एक्सपोर्ट 80 देशों तक जा रहा है। साथ साथ में सेना में थिएटराइजेशन किया गया। भारत ने प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया को खासकर रक्षा क्षेत्र में एक अहम मुहिम के रूप में शुरू किया है। लेकिन ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की परिपक्वता ही है कि भारत वर्तमान में दुनिया के श्रेष्ठ उपकरण खरीद रहा है, और इस लक्ष्य से कि उपकरण के साथ हम उसकी तकनीक का भी निर्यात करें, ताकि भविष्य में उसे भी भारत में निर्मित कर सकें। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा की तरफ से जो सबसे नया तोहफा देश के लिए तैयार किया जा रहा है वो है AMCA। AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सिंगल सीटर ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एक स्टेल्थ फाइटर है। अब यहाँ पर देखिए, स्टेल्थ यानी कि एक ऐसा लड़ाका जो कि अदृश्य हो जाता है अपने दुश्मनों के लिए, और उसमें इसकी भूमिका, इसके पेट के अंदर देखिए, बेली के अंदर ये सारे वो हथियार हैं। बाहर भी कैरी कर सकता है, लेकिन भीतर छुपाकर भी ये कैरी कर सकता है। ये एक ऐसा 5th जनरेशन फाइटर होगा भारत में ही विकसित, जो हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। चाहे राफेल की बात करें या फिर S-400 की। देश है कि भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म पर ही निर्भर नहीं, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य। और भारत सिर्फ खरीदार नहीं है, भारत अब दुनिया को हथियार, रक्षा प्रणालियां और तकनीक बेच भी रहा है। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आप देख रहे हैं, जिसे ग्रैड सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। 20 सेकंड के अंतराल में 40 रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। अब समझिए कि किस तरीके से जो हमारी विध्वंसक क्षमता है वो बढ़ जाती है। 600 से 800 मीटर के दायरे का पूरा इलाका ये ध्वस्त कर सकते हैं। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 21,083 करोड़ रहा। 2024-25 में रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ तक पहुंच गया। ये आंकड़ा 2013-14 के 686 करोड़ से लगभग 34 गुना ज्यादा है। 2022 में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन की डील ब्रह्मोस को लेकर हुई है। आर्मेनिया के साथ 2022 में $250 मिलियन की डील पिनाका डिफेंस सिस्टम रॉकेट लॉन्चर को लेकर डील हुई है। ब्राजील के साथ 200 मिलियन की डील आकाश एयर डिफेंस को लेकर हुई है। यूएई के साथ गोला बारूद को लेकर $38 मिलियन की डील हुई है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत की रक्षा क्षमता
रणनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक भरोसे की कहानी है। हमारी सरकार की सोच पूरी तरह से साफ है कि वेपन्स के मामले में, एमिनेशंस के मामले में हम कब तक दुनिया से इंपोर्ट करते रहेंगे। अब हम लोगों ने फैसला किया है कि इंपोर्ट का सिलसिला धीरे धीरे समाप्त होना चाहिए और भारत अब एक केवल इंपोर्टर कंट्री ही नहीं है, यानी आयात करने वाला ही देश नहीं, बल्कि एक निर्यात करने वाला है। दुनिया के दूसरे देशों को भी हम अपने यहां बनाकर आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन्स, व्हीकल्स, ये सब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत अब 80 से अधिक देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि भारतीय रक्षा उद्योग अब विश्व भर में अपनी विश्वसनीयता साबित कर रहा है। भारत अब दुनिया को निर्यात कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस मिसाइलें, आर्टिलरी गन्स और रडार, सिम्युलेटर आर्म्ड व्हीकल और बॉडी आर्मर, स्मॉल आर्म्स और एवियोनिक्स। ये निर्यात न केवल मात्रा में बढ़े हैं, बल्कि गुणवत्ता और टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी विश्व मानकों का मुकाबला कर रहे हैं। आजकल के जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं हो सकता है। तो किसी और पे डिपेंड करना अपनी देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो कंसिडरिंग दैट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी है आत्मनिर्भरता को और इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इसी के बलबूते पे हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक जो बहुत महत्वपूर्ण सफलता है, दुनिया को बहुत जबरदस्त मैसेज दिया गया। ये एक चीज उसमें निकल के आई है जो उनके जो कार्यकाल के दौरान में देखा जाए एक निर्णायक, सुधारवादी और एक तरह से एक अच्छे नेता के तौर पर सेना का जहां भी कहीं ऑपरेशन होते हैं वो वहां पहुंचे होते हैं। देखा जाए जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसी रक्षा मंत्री जी दोनों ही वहां पर चाहे सीमावर्ती इलाकों में कई बार दौरा किया है, सेना की परेशानियों को समझते हैं, हर दिन त्योहार पर उनसे मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में जाना, उनकी लिविंग कंडीशंस को बेहतर करना, हथियारों को देश में बनाने की तरफ जोर देना और इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना, हर तरह से, यानी कि एक जो सेना को ताकतवर बनाना और लंबे समय तक हम लड़ने की क्षमता को बनाना, उस क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो। हालांकि भारत अभी भी दुनिया का एक बड़ा हथियार आयातक है, लेकिन रक्षा मंत्री इस बात को सुनिश्चित करने में लगे हैं कि भारतीय सेनाएं जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बने। बदलती जंग, बदलती टेक्नोलॉजी और बदलती चुनौतियों के दौर में भारत की सेना को भी एक नई सोच और नए सिस्टम की जरूरत थी, और यही बदलाव लेकर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस सिस्टम से लेकर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक ये सिर्फ सुधार नहीं, नए भारत की नींव है। भारत की सेना अनुशासन, शौर्य और पराक्रम की पहचान रही है, लेकिन बदलते दौर, बदलती जंग और बदलती टेक्नोलॉजी के साथ सेना को भी बदलने की जरूरत थी, और यही वो दौर था जब देश के रक्षा मंत्री बने राजनाथ सिंह। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज के दौर में इन समुद्री रास्तों को सिक्योर और स्टेबल रखने का दायित्व भारतीय नौसेना ने अपने कंधों पर उठा रखा है। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है, बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। साथियों, सरकार का भी यही प्रयास है कि भारत में इक्विपमेंट सिर्फ असेंबल ना हो, बल्कि रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार हो। हमारा सपना है कि हर स्क्रू, हर सर्किट, हर बोर्ड
हर प्लेटफॉर्म कहीं बने तो भारत की धरती पर बने। फ्यूचर में इंडियन नेवी के लिए कोई भी जहाज विदेश में नहीं बनेगा, हम अपने जहाज स्वयं ही भारत में बनाएंगे। देवियों और सज्जनों, यह आत्मनिर्भरता का हमारा पक्का संकल्प है। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ने मजबूती से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए। इसके जरिए मकसद रहा भारत में हथियार बनाना, प्राइवेट सेक्टर को मौका देना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। आज यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत का बड़ा रक्षा उत्पादन केंद्र बनने वाला है, जिसमें पूरे राज्य में 6 प्रमुख नोड्स पर रक्षा उद्योग के प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियों और तकनीकी यूनिट्स का निर्माण चल रहा है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन और असेंबलिंग यूनिट सहित मिसाइल सिस्टम्स का निर्माण हो रहा है। रक्षा पैकेजिंग, ड्रोन और छोटे हथियार जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी शुरू हो गया है। कानपुर में अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने यहां दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी एम्यूनिशन उत्पादन फैक्ट्री लगाई है। अलीगढ़ में ड्रोन्स, छोटे हथियार, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों की यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। झांसी में विस्फोटक, एम्यूनिशन और प्रोपल्शन उपकरणों का उत्पादन होगा। आगरा में भी कई रक्षा उद्योग यूनिट्स के जरिए जमीन को विकसित किया जा रहा है। चित्रकूट में भी रक्षा उद्योग और सहयोगी निर्माण इकाइयों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। इंडिया के साथ हम मेक विद फ्रेंड्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विश्वसनीय साझेदारों के साथ मिलकर हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का विकास और उत्पादन करेंगे और अंततः मेक फॉर द वर्ल्ड के अंतर्गत हमारे इनोवेशन का लाभ पूरी दुनिया के साथ साझा हो पाए। इंडस्ट्री केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में ही सक्षम नहीं है, बल्कि फ्रेंडली नेशंस के साथ पार्टनरशिप में उनकी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। मोदी युग में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक आतंक के विरुद्ध लड़ाई में न्यू नॉर्मल बन चुके थे। भारतीय सेना का आत्मबल और पराक्रम दुनिया ने देखा था। अब जरूरत थी सेनाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए ढांचे में सुधार की। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में भारत को अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला। ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, और जहां पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी इसके बारे में जिक्र किया है कि जब जो प्लानिंग प्रोसेस थी वो तीनों सेना अध्यक्ष एक साथ मिलकर बैठ के CDS के साथ वो प्लानिंग प्रोसेस की हुई है। तो ये अभी आगे वाली लड़ाइयाँ जो होगी ये सिंगल सर्विस लड़ाई कभी नहीं होगी। कई लोग समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना ने हिस्सा नहीं लिया, वो गलत है। भारत नौसेना ने भी हिस्सा लिया, बेशक हथियार फायर नहीं हुए, वेपन्स फायर, लेकिन हिस्सा हुआ, पूरी तरह से डिप्लॉयड थे। अगर उनको आदेश मिलता वो एकदम 1 सेकंड के अंदर ही वो तैयारी थी, तो 100% तैयारी थी। और ये जो CDS का जो पद है ये एक तरफ से पहले से ही गेम चेंजर हो गया है। वो धीरे धीरे वो कोहेसिवनेस जो आर्म फोर्सेस में आना चाहिए वो आना शुरू हो गई है। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती, हवा, समुद्र, साइबर और स्पेस, हर मोर्चे पर एक साथ लड़ी जाती है और तीनों सेनाओं के समन्वय को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हुआ। सज्जनों, उदयगिरी भारतीय नौसेना के वार्षिक डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह 100वां 100th यह शिप है। साथ ही मुझे यह जानकर भी बड़ी खुशी हुई है कि इन वारशिप्स के निर्माण में 75% से भी अधिक कंपोनेंट के सोर्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स और हमारी MSMEs हैं इसके बनाने वाले। साथियों, नेवी के वारशिप डिजाइन ब्यूरो को 100 शिप्स बनाने में लगभग 50 साल लगे, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले 25 सालों में यानी 2050 तक आपकी डबल सेंचुरी निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। आज भारत की सेनाएं सिर्फ बड़ी नहीं, ज्यादा संगठित है, ज्यादा आधुनिक है, ज्यादा आत्मनिर्भर है। ये तीनों उस नई सैन्य क्रांति की पहचान है जिसकी नींव राजनाथ सिंह के कार्यकाल में रखी गई। ये बदलाव सिर्फ सिस्टम का नहीं, ये बदलाव भारत की ताकत की सोच का है।
कहानी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।